अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खलील अहमद। आज के लेक्चर के अंदर हम पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का चैप्टर 8 जो कि कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू को डील करता है इसको कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 74 लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू की पेमेंट की अदायगी की जिम्मेदारी किसकी है? द ओनर ऑफ एनी लैंड होल्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द लैंड रेवेन्यू फॉर दैट होल्डिंग। मीन जिस होल्डिंग पे जिस ज़मीन पे लैंड रेवेन्यू वाजिब है, ड्यू है, तो उस ज़मीन का जो मालिक होगा, ओनर होगा, वो उस लैंड रेवेन्यू को पे करने का पाबंद होगा। If there are joint owners, then all owners together and individually are responsible for paying the land revenue. अगर कहीं पे जॉइंट ओनर्स हैं, तो वो तमाम ओनर्स कलेक्टिवली या फिर इंडिविजुअली उस लैंड रेवेन्यू को पे कर सकते हैं। मीन जिस होल्डिंग पे भी लैंड रेवेन्यू ड्यू होता है, वो चाहे आप कलेक्टिवली पे कर दें या इंडिविजुअली पे कर दें, वो पे होना चाहिए। सेक्शन 75 सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। The land revenue assessed for a holding is the first charge on its rent, profit and produce. मीन जिस होल्डिंग पे जितना भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या उसका रेंट वसूल किया जा रहा है या वहाँ से कोई भी आमदन प्रोड्यूस हो रही है। अब ये रेंट क्या होता है? रेंट मीन कि अगर किसी लैंड ओनर ने अपनी ज़मीन जो है ठेके पे दी हुई है, तो उस लैंड ओनर को वहाँ से रेंट वसूल हो रहा है ना। अब ठेका कितना है आपको पता है? 2 लाख या फिर 1.5 लाख चल रहा है, या फिर वहाँ से कोई प्रॉफ़िट आ रहा है, या फिर वो खुद ज़मीन की जो है वो काश्तकारी कर रहा है, तो वहाँ से जितनी भी आमदन आती है, तो उस आमदन से सबसे पहले लैंड रेवेन्यू पे किया जाएगा। उसके बाद उसने कहीं पे खर्च करना है तो वो बाद में करेगा। अगर लैंड रेवेन्यू 20,000 है, 30,000 है, तो सबसे पहले वो पहले ये निकाल के रखेगा, उसके बाद जो है वो कहीं पे बाकी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सब सेक्शन 2 देखें, विदाउट द कलेक्टर्स परमिशन द रेंट्स, प्रॉफिट्स और प्रोड्यूस ऑफ होल्डिंग कैन नॉट बी यूज्ड to satisfy any court's decree order until all land revenue chargeable against it and all areas of land revenue have been paid first. तो यहाँ तक कि इवन यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर कोर्ट की डेक्री मीन कि कोई कोर्ट का आर्डर या उसकी जजमेंट आ चुकी है, तो जजमेंट किस हवाले से आ सकती है? लेट्स सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक है लैंड ओनर ए, दूसरा है बी। अब बी जो है हमारे पास लैंड ओनर हो सकता है, कोई और पर्सन हो सकता है जिसने ए से कोई रकम वसूल करनी है। तो कोर्ट कहती है कि ए जो है वो बी को पे करेगा। अब मतलब जजमेंट आ चुकी है, लेकिन कलेक्टर जब तक परमिशन नहीं ना देगा, तब तक उसकी आमदन इसको नहीं दी जा सकती। पहले सबसे पहले क्या करना है? पहले उसकी जितनी भी आमदन है, रेंट है, प्रॉफिट है या प्रोड्यूस है, कोई भी चीज़ है, उस साल का जो लैंड रेवेन्यू बनता है वो जो है निकाला जाएगा। इसके अलावा उसके जो एरियर्स हैं, एरियर मीन कि जो पुराने वाजिबात होते हैं लैंड रेवेन्यू के, उसने पे नहीं किए होते, तो वो भी पहले निकाले जाएँगे। उसके बाद अगर कोई अमाउंट बचती है, तो वो फिर वो जाने, कोर्ट जाने, कोर्ट की डेक्री जाने, ऑर्डर जाने, वो जो लैंड ओनर है, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसका किसी पर्सन के साथ मसला है, तो वो बाद में वो जो है सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये पे किया जाएगा, तो यहाँ ये बात की जा रही है। Section 76 orders to regulate payment of land revenue. The Board of Revenue can decide the number of installments, amount of each installment, and time, place, and method of payment of land revenue. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ये खुद डिसाइड करेगा कि जो एरियर्स हैं या फिर जो लैंड रेवेन्यू है, उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए, कितनी किस्तें होनी चाहिए, हर किस्त के अंदर कितनी अमाउंट होनी चाहिए। लेट्स सपोज एक साल में 2 किस्तें हैं, 3 किस्तें हैं, कि हर किस्त की फिर कितनी अमाउंट है, वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिसाइड करेगा। टाइम, प्लेस एंड मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, इसका जो टाइम, जो प्लेस होगी, इसको कहाँ पे जो है जमा करवाना है, उसका मेथड क्या होगा, तो वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिसाइड करेगा। कोई और कमिश्नर या कलेक्टर डिसाइड नहीं कर सकता। Until the Board of Revenue issue new instruction, the land revenue will be paid in the same way it was paid before this act started. अब ये एक्ट जो है ये हमें पता 1967 में स्टार्ट हुआ। इससे पहले कौन सा एक्ट था? वो था पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887। तो मीन उससे पहले जो मेथड डिफाइंड थे, उसके अकॉर्डिंग ये लैंड रेवेन्यू जो है वो वसूल किया जाता था। तो खैर अब तो ये जो है बन चुका है, इसको अमेंड हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक यही चल रहा है। मीन के जब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिसाइड नहीं करेगा, आई मीन कि जब से ये एक्ट जो स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले जो मेथड था उसके अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो लैंड रेवेन्यू जो है वसूल करने की इंस्ट्रक्शन जारी करेगा। सेक्शन 77 रूल्स टू रेगुलेट कलेक्शन, रिमिशन एंड सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू।
With government approval, the Board of Revenue can make rules as long as they don't conflict with this act to manage collection, remission. Remission mean कि किसी को जो है वो लैंड रेवेन्यू में तखफीफ करनी है, चाहे वो फुली या पार्शली। सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये भी कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस हवाले से रूल्स बना सकता है, लेकिन उससे पहले उनको गवर्नमेंट के अप्रूवल लेना होगी। उस हवाले से फिर वो इसके रूल्स बना सकता है, लेकिन वो इस एक्ट से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। एक्ट के अकॉर्डिंग ही रूल्स बनने चाहिए। Section 78, cost recoverable as part of arrears. Any cost incurred. Incurred का मतलब होता है spent. For example, sending officials legal notices during the process of recovering land revenue can be added to the arrears unpaid amount. तो हम आगे चल के देखेंगे, जब भी एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू को वसूल करना होता है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से मीन की जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं वो लीगल नोटिस जारी करते हैं कि आप जो है ये एरियर्स पे करें। अब लीगल नोटिस को जारी करने के लिए या आपको कोई प्रोक्लेमेशन करने के लिए आपको पता है कि उसके ऊपर कास्ट आती है। वो कास्ट भी उस लैंड ओनर से वसूल की जाएगी। किस सेंस में वसूल की जाएगी? एरियर्स की सूरत में। लेट्स सपोज एक लीगल नोटिस भेजना है, वो किसी कोरियर के थ्रू भेजना है, टीसीएस के थ्रू या पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू, उसके ऊपर 300 या 400 रुपए लगते हैं, तो वो भी एरियर की फॉर्म में लैंड ओनर से वसूल किए जाएंगे। सेक्शन 79, सर्टिफाइड अकाउंट टू बी एविडेंस एज टू एरियर्स। A statement of account certified by a revenue officer is conclusive proof of the existence of an arrear, its amount, and person responsible for the arrear. मीन जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जारी करेगा। किस हवाले से? वो ये जारी करेगा कि ये जो लैंड ओनर है ये डिफॉल्टर बन चुका है, ये एरियर जो है वो पे नहीं कर रहा है, इसकी इतनी अमाउंट है, और उस पर्सन का जो नेम होगा, जो डिटेल होगी वो भी मेंशन होगी। तो मेन ये जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है ये इस बात की हतमी दलील होगी। आप ये कह सकते हैं कि ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि वो जो पर्सन है वो वाकई डिफॉल्टर है, उसने एरियर्स पे अभी तक नहीं किए और इसकी इतनी अमाउंट है और ये फ़लाँ पर्सन है। तो मीन के इसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता, ये कंक्लूसिव प्रूफ समझा जाएगा कि वाक़ई जो है ना उसके ऊपर एरियर जो हैं वो उसने पे नहीं किए हुए, उसने पे करने हैं। सेक्शन 80, प्रोसेसेस फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स। इस सेक्शन के अंदर एरियर्स को रिकवर करने के डिफरेंट मेथड्स और प्रोसीजर गिवन है। एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू कैन बी रिकवर्ड यूजिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। यहाँ पे आप एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू को रिकवर करने के डिफरेंट मेथड देख सकते हैं और ये सीक्वेंस वाइज हैं। इनको हम आगे सेक्शन के अंदर वन बाई वन डिटेल के साथ कवर करेंगे। एक तो आपने इनकी सीक्वेंस, इनकी तरतीब का ख्याल रखना है, और दूसरा आपने इनके एग्जैक्ट सेक्शन नंबर भी याद करने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मुश्किल नहीं है। सबसे पहला मेथड देखें, सर्विस ऑफ अ नोटिस ऑफ डिमांड। मीन डिफॉल्टर जो कि एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर रहा होता, उसको सबसे पहले नोटिस ऑफ डिमांड भेजा जाता है कि आपके ऊपर ये वाजिबात हैं, ये लगान है, आप पे करें। अगर वो पे नहीं करता तो फिर सेक्शन 82 के अंडर उसको अरेस्ट और डिटेन कर लिया जाता है। अगर वो फिर भी एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू पे ना करे तो फिर सेक्शन 83 के अंदर उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है या फिर अनहार्वेस्टेड क्रॉप, मीन की अनकट अनगैदर्ड क्रॉप, उसकी डिस्ट्रेस और सेलिंग होती है। डिस्ट्रेस मीन सीजर, कन्फिस्केशन। अगर उससे भी एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू पूरे ना हों, मीन के लेट्स सपोज उसकी जो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है या अनहार्वेस्टेड क्रॉप है, अगर उसको बेचा जाता है तो जस्ट 50,000 पूरे होते हैं, जबकि एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा होकर कोई 1 लाख बन चुका है, तो 50,000 कैसे पूरे किए जाएंगे बाकी? फिर उसकी जो होल्डिंग है, होल्डिंग मीन जो उसकी पोजीशन में ज़मीन है, फिर सेक्शन 84 के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पे पोजीशन से मुराद ये नहीं है कि उसका जो पूरा राइट है वो, मतलब उसका जो वो मालिक है उससे उसको निकाल दिया जाता है, नहीं। उसकी ज़मीन को कुछ टाइम के लिए, कुछ अरसे के लिए किसी और टेनेंट या फिर जो लैंड ओनर रहता है उसकी एस्टेट के अंदर उस ज़मीन को किसी और की पोजीशन में दे दिया जाता है। सिर्फ मकसद ये होता है कि उसके जो आमदन आएगी उससे एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू पूरे किए जाएँ। जैसे ही वो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू पूरे होंगे तो वो ज़मीन वापस, जो पर्सन लेट्स सपोज हमारे पास टेनेंट ए है, अब इसने जो है कुछ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू देने हैं, मतलब इन तमाम प्रोसेस से वो पूरे नहीं हुए, तो अब इसकी ज़मीन जो है इसके पास चली जाएगी। ये काश्त करेगा 2 साल, 3 साल, 4 साल। जब ये एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू पूरे हो जाएंगे तो ये ज़मीन जो है वापस ए के पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एक ये मेथड है ट्रांसफ़र का।
और एक और मेथड है इस तरह का, वो है अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग अंडर सेक्शन 85। तो अटैचमेंट में बेसिकली जो कलेक्टर होता है वो ज़मीन अपने पास रख लेता है। वो खुद तो काश्त नहीं कर सकता ना, तो वो ये करता है कि उस ज़मीन को कोई कॉन्ट्रैक्ट के तहत, कोई लीज़ के तहत, या फिर ऐसे होता है कि किसी किसान को या ठेके पे दे देता है। तो उससे फिर जो मुनाफ़ा होता है, उससे फिर एरियाज़ ऑफ लैंड रेवेन्यू पूरे किए जाते हैं। जैसे ही वो पूरे हो जाते हैं, वो ज़मीन जो है वो डीअटैच कर दी जाती है ज़मीन की, और उसको रीस्टोर कर दिया जाता है। ये सारे हम आगे सेक्शन के अंदर कवर करेंगे। एन एलिमेंट ऑफ द असेसमेंट ऑफ द होल्डिंग अंडर सेक्शन 86, सेल ऑफ द होल्डिंग अंडर सेक्शन 88 मीन के ये सबसे आप कह सकते हैं कि जो लैंड ओनर होता है उसके लिए मतलब सबसे बड़ी बुरी न्यूज़ कह सकते हैं कि उसकी जो होल्डिंग है उसको ही सेल कर दिया जाता है। मीन उसकी जो ज़मीन है वो परमानेंटली उसके हाथ से निकल जाती है, किसी के कंट्रोल में चली जाती है, उसको सेल कर दिया जाता है। ये है लास्ट ऑप्शन। उसके बाद भी एक और है, उससे भी अगर एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू पूरे ना हों, हो सकता है वो पता नहीं कितने साल से ना दे रहा हो, 20 लाख हो, 30 लाख हो। ये तो खैर बहुत ज़्यादा अमाउंट है वैसे, उसकी ज़मीन भी तो कम हो सकती है ना। फिर एक और मेथड भी है, वो है लास्ट वाला, प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्टर अंडर सेक्शन 90। इसके अलावा यहाँ तक तो हमने सारा पढ़ा कि उसकी ज़मीन के ऊपर कोई क्रॉप है या उसकी ज़मीन को बेचा जाता है। अब जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, उसमें कोई भी उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, उसकी गाड़ी हो सकती है, उसकी कोई शॉप हो सकती है, उसको भी बेचा जा सकता है। मकसद ये है कि लैंड रेवेन्यू की जो एरियर्स हैं, जो वाजिबात हैं, वो पूरे होने चाहिए। वो किसी भी सेंस में पूरे करने हैं, तो वो किए जाएँगे, लेकिन ये जो मेथड्स हैं, ये जो पैटर्न है, ये जो सीक्वेंस है, इसको फॉलो किया जाएगा। तो आपने ये जो सेक्शंस हैं, ये 1 बाय 1 याद करने हैं। अब आ जाएँ यहाँ पे, हम डिटेल में कवर करेंगे। सेक्शन 81, notice of demand. A revenue officer may issue a notice of demand on a on or after the next day from when an area of land revenue become due. मीन जब एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की मतलब वो वाजिब हो जाता है, उसकी ड्यू डेट आ जाती है, उसी दिन या नेक्स्ट डे जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर एक नोटिस ऑफ डिमांड इशू करता है। किसको करता है? डिफॉल्टर को करता है। अगर वो फिर भी पे ना करे तो फिर है नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, नेक्स्ट मेथड मतलब प्रोसीजर क्या है, वो है सेक्शन 82 के अंदर अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ डिफॉल्टर। इफ आफ्टर 20 days from serving a notice of demand under section 81 the defaulter has not paid arrears fully or partially, a revenue officer may issue a warrant। लेकिन कितने दिन बाद? उस नोटिस ऑफ डिमांड के 20 दिन के बाद वो फिर जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो वारंट जारी कर सकता है। तो अब यहाँ पे पावर देख सकते हैं रेवेन्यू ऑफिसर की, मीन के वारंट तक जारी करने की पावर है इसके पास। तो फिर क्या होगा? एक तो वो जो डिफ़ॉल्टर है उसको अरेस्ट किया जा सकता है, या फिर तो अरेस्ट द पर्सन हु गेव श्योरिटी फॉर द डिफ़ॉल्टर। श्योरिटी कह लें, सिक्योरिटी कह लें, एक ही बात है। तो मीन जो उसका ज़मानती होता है, उसने कहा होता है कि ये जो पर्सन है, ये जो डिफ़ॉल्टर है, ये मतलब एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू अगर पे ना करेगा तो मैं पे करूँगा, तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 ये ओमिट हो गया है। Subsection 3, when the defaulter is brought before the revenue officer, he may be kept under personal restraint not more than 10 days। मतलब उसको 10 दिन के लिए जो है अपने पास पर्सनल रिस्ट्रेंट में रख सकता है। एक तरह की कैद ही होती है, लेकिन वो जो है वो बामुशक्कत जो है कैद नहीं होती। इसको जो है ना मतलब पर्सनल रिस्ट्रेंट में रखा जाता है। कितने दिन के लिए? मैक्सिमम 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। इफ अरेस्ट आर स्टिल अनपेड आफ्टर 10 days द डिफॉल्टर इज टेकन टू द कलेक्टर। मतलब जो मैटर है वो कलेक्टर के पास चला जाता है। तो अगेन ये तरतीब से आपने देखना है। रेवेन्यू ऑफिसर कितने दिन अपने पास उस डिफॉल्टर को कैद रख सकता है? 10 दिन के लिए। अगर 10 दिन से ज़्यादा टाइम हो जाए, वो फिर भी एरियर्स पे ना करे, तो फिर ये मैटर जो है वो कलेक्टर के पास चला जाएगा। यहाँ पे देखें, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, इफ़ द रेवेन्यू ऑफिसर इज एन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड and restraint exceed 24 hours, he must immediately report the action to the collector। तो अगर ये जो रेवेन्यू ऑफिसर असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 का है, मतलब फर्स्ट का नहीं, 2 का है, तो अगर उसकी रिस्ट्रेंट मीन कि उसने उसको पर्सनल रिस्ट्रेंट में रखा हुआ है और टाइम जो है 24 आवर्स से ज़्यादा हो चुका है, तो वो इमीडिएटली कलेक्टर को इन्फॉर्म करेगा इसके बारे में। When the defaulter is brought before the collector may order that the defaulter be confined in the civil jail of the district for a period not exceeding 1 month। आप तरतीब से अब याद करते जाएं। अब यहाँ पे ना एक मैं और कंसेप्ट आपको बता दूं कि यहाँ पे क्लैरिटी के साथ उन्होंने बता दिया कि असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो हमें पता चल गया कि ये नायब तहसीलदार हो सकता है। वो उसको 24 आवर तक अपने पास रिस्ट्रेंट रख सकता है, जबकि रेवेन्यू ऑफिसर
इससे हमें ये पता चला कि ये जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा ये मैक्सिमम भी जो लोवेस्ट क्लास का होगा वो फर्स्ट ग्रेड का होगा, इससे नीचे नहीं हो सकता। क्योंकि नीचे होगा तो वो तो 24 आवर तक अपने पास जो है रिस्ट्रेंट रख सकता है, उसके बाद उसने फ़ौरन कलेक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। जबकि रेवेन्यू ऑफिसर जो है इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट ग्रेड का होना चाहिए एटलीस्ट, ये अपने पास 10 दिन के लिए रख सकता है। ठीक हो गया, ये चीज़ यहाँ पे क्लैरिटी से मेंशन नहीं है, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे यही जो है कंक्लूजन निकलता है। तो जो फिर कलेक्टर है, वो अपने पास मज़ीद 1 मंथ के लिए उसको सिविल जेल ऑफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैद कर सकता है। अरेस्ट एंड डिटेंशन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट अ फीमेल, अ माइनर, ए लुनेटिक और एन इडियट। तो ये खातून या फिर जो बच्चे होते हैं उनकी डिटेंशन नहीं हो सकती, उनके खिलाफ ये एक्शन नहीं लिया जा सकता। इसी तरह जो अनसाउंड पीपल होते हैं, जो कि इडियट होते हैं, उनका उनका जो दिमागी तवाज़ुन होता है वो ठीक नहीं होता, उनको कैद नहीं किया जाएगा। Subsection 7. A warrant of arrest under subsection 1 will not be executed if arrears are paid or the defaulter provides security। मतलब कोई किसी पहले मतलब उसने ज़मानती नहीं दी होगा तो बाद में वो ज़मानती दे देता है, या कोई इस तरह की रकम दे देता है, होता है ना कुछ रकम दे दो, तो फिर उससे ये प्रूव हो जाता है कि आप जो है लगता है कि जो है अच्छे बंदे हैं, आप बाद में पूरी रकम भी दे सकते हैं, या फिर वो ज़मानती किसी को भी शख्स को भी वहाँ पे दे सकता है, कोई भी मेथड हो सकता है। Subsection 8. Any defaulter under restraint or in civil jail shall be immediately released if arrears are paid in full or the defaulter provides security to the satisfaction of the revenue officer or collector। सेम उसी तरह की बात है कि ये हमने देखा पहला स्टेप जो कि रेवेन्यू ऑफिसर के पास होता है मीन के शुरू में। मीन के अगर वहाँ पे उसने पहले ज़मानती नहीं दिया होगा तो वो अगर कहता है कि मैं ज़मानती देता हूँ, या उसी टाइम पे जब भी उसकी वारंट उसके खिलाफ जारी किया जाता है तो वो डर से जो है एरियर्स पे कर देता है, तो उसकी फिर जो है वो नहीं हो सकती, डिटेंशन नहीं हो सकती, मतलब आप कैद नहीं कर सकते। इसी तरह जब कलेक्टर के पास मामला जाता है, मतलब उसको सिविल जेल के अंदर कैद किया जाता है, तो अगर वो एरियर तब पे कर दे या उस टाइम पे वो जो है कोई सिक्योरिटी पे कर दे, या मतलब ज़मानती जो है वो प्रेज़ेंट कर दे, तब भी कलेक्टर या रेवेन्यू ऑफिसर जो है अ, वो फिर उसको जो है अगर वो सैटिस्फाई होते हैं तो उसको छोड़ सकते हैं। उसकी फिर मतलब डिटेंशन नहीं होगी, उसको कैद नहीं किया जाएगा। सेक्शन 83 डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स। अगर पहले 2 मेथड से एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर नहीं होते तो फिर थर्ड मेथड में डिफॉल्टर की मूवेबल प्रॉपर्टी और क्रॉप को बेचा जाता है। After an arrear has accrued, accrued mean become due, the movable property and uncut, ungathered crops of the defaulter can be seized and sold by order of a revenue officer. This distress कहते हैं legal seizure of property and sale will follow the same procedure as used for attachment and sale of movable property under a revenue code decree। यहाँ पे किस कोड की बात की जा रही है? जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अपनी कोड है उसकी जजमेंट की बात की जा रही है। तो उसके अंडर जो मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल का एक प्रोसीजर गिवन है, उसके तहत ही ये मूवेबल प्रॉपर्टी और क्रॉप को बेचा जाएगा। तो ये आगे आएगा, हम उसके अंदर इसको देखेंगे। एक्सेप्शंस: सर्टेन थिंग कैन नॉट बी सोल्ड। एग्जम्पशन इंक्लूड सीड ग्रेन नीडेड फॉर नेक्स्ट सोइंग। अब जो लैंड ओनर होता है उसने नेक्स्ट काश्तकारी भी तो करनी होती है, उसके लिए उसको बीज दरकार होता है, 2 मन 3 मन जितने भी उसको चाहिए होता है, वो नहीं बेचा जाएगा। फूड क्रॉप्स रिक्वायर्ड फॉर द सबसिस्टेंस of the defaulter, his family and exempted cattle until the next harvest। अब कैटल को भी बेचा जा सकता है, लेकिन ऐसे कैटल जो कि एग्जेम्प्टेड हैं उनके लिए ज़ाहिर है फिर फूड चाहिए, और इसके अलावा जो डिफ़ॉल्टर है उसकी फैमिली के लिए भी उसको जो है कुछ अनाज चाहिए। 20 मन 15 मन जितना भी उसको अनाज चाहिए उसके घर के लिए, वो भी इस अनकट अनगैदर्ड क्रॉप से नहीं बेचा जाएगा, वो भी उसको दे दिया जाएगा। एनी अदर आइटम्स दैट आर एग्जेम्प्टेड बाय लॉ। इसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या फिर लॉ के अंदर जो कोई और चीज़ भी आइटम एग्जेम्प्टेड है तो वो भी नहीं बेची जाएगी। सेक्शन 84 ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग। इफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू आर ड्यू अनपेड ऑन अ होल्डिंग, द कलेक्टर में ट्रांसफर द होल्डिंग टू अनदर पर्सन प्रोवाइडेड दैट। तो ये एक और मेथड है, इसमें ये होता है कि मीन की जो ज़मीन है किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट का मतलब ये है कि इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो यहाँ पे देखें। द ट्रांसफरी मस्ट बी अ लैंड ओनर ऑफ द सेम एस्टेट। तो यहाँ पे ट्रांसफरी से मुराद वो पर्सन जिसको लैंड ट्रांसफ़र की जाती है। लेट्स सपोज हमारे पास एक लैंड ओनर है ए, ये डिफॉल्टर बन चुका है, इसके पास कोई 5 एकड़ की होल्डिंग है या 10 एकड़ की होल्डिंग है। तो एक और पर्सन है बी,
दोनों का जो मुहाल है, जो मौज़ा है, वो एक है। तो अब ये डिफ़ॉल्टर है, ये पे नहीं कर पा रहा, तो इसकी ज़मीन जो है इसको दे दी जाएगी। ये ट्रांसफ़र ही कहलाएगा। ये ओनर है जो उस लैंड का, और इसकी ज़मीन जब इसको दे दी जाएगी तो ये उसका ट्रांसफ़र ही होगा। द ट्रांसफ़री मस्ट बी लैंड ओनर ऑफ द सेम एस्टेट, मतलब एक ही मुहाल होनी चाहिए, एक ही मौज़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी और मुहाल का हो, तो फिर वो कैसे मतलब उसको हैंडल करेगा? तो उसको तो आने-जाने में टाइम लगेगा ना, तो मुश्किल होगा। द ट्रांसफरी मस्ट नॉट बी अ डिफॉल्टर फॉर हिज ओन लैंड, ऐसा ना हो कि वो अपनी ज़मीन का भी डिफॉल्टर हो, तो ये तो दोनों डिफॉल्टर होंगे, तो फिर पे कौन करेगा? तो ये जो दूसरा ट्रांसफरी है, ये डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। द ट्रांसफरी मस्ट पे द एरियर्स, मतलब वो इस बात पे एग्री हो कि मैं जो इस पर्सन के एरियर्स हैं, इसकी बात की जा रही है, इसके एरियर को पे करूँगा। लेट्स सपोज़ 1 लाख के एरियर्स हैं, 1 लाख है, जितने भी हैं। तो ये इस बात पे एग्री होता है कि मैं जो है जितना भी मुनाफ़ा आएगा, उससे ये एरियर्स पूरे करूँगा। The transferee will be put in possession of the holding. The collector may impose further conditions as he thinks fit. तो अब हर ज़मीन के ऊपर कंडीशंस होती हैं, तो वो जो कंडीशंस होती हैं, या तो वही रहेंगे, या फिर कलेक्टर जो है मज़ीद उसके ऊपर कंडीशन इम्पोज़ कर सकता है, जो मतलब किसके ऊपर? जो ट्रांसफरी है, उसके ऊपर। नोट: नो ट्रांसफर कैन बी ऑर्डर्ड अनलेस process under section 80B arrest and detention and section 80C distress and sale of movable property and crops have been tried first against the defaulter। मतलब पहले ये दो जो मेथड है, जैसे अरेस्ट और डिटेन करने का या फिर डिस्ट्रेस और जो सेल का प्रोसेस है, वो पहले फुलफिल कर लिया जाएगा। हो सकता है उससे ये एरियर पूरे हो जाएं, तो फिर ये जो है ट्रांसफ़र का जो ज़रूरत है, शायद ये नीड ही ना हो, इसको ना करना पड़े। सबसेक्शन 2, द ट्रांसफर कैन बी टेम्पररी और लॉन्ग टर्म। अब ये कितना टेम्पररी हो सकता है, मेन कितने ड्यूरेशन का होगा, यहाँ पे देखें, अंटिल द एंड ऑफ द एग्रीकल्चर ईयर इन विच द डिफॉल्टर रीपेज एरियर टू द ट्रांसफरी। एग्रीकल्चर ईयर हमें पता है 1 जुलाई को स्टार्ट होता है, और नेक्स्ट ईयर 30 जून को एंड होता है। एंड कब होता है? 30 जून को। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को हम एक डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये जो है वो ज़मीन का ओनर है, इसके ऊपर जो है वो 50,000 के एरियर्स पेंडिंग है, ये पे नहीं कर पा रहा। तो उसी मोहाल के अंदर एक और लैंड ओनर है, वो है बी। तो आरओ, रेवेन्यू ऑफिसर, इसको कहता है कि आप अगर विलिंग हैं, ये जो एरियर्स हैं पे कर देते हैं, तो ये ज़मीन आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसफरी। ये ट्रांसफरी है। तो बी ने 50,000 जो है वो आरओ को पे कर दिए। अब थोड़े अरसे बाद, मीन के 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, ये जो ओनर है ये 50,000 रुपये इकट्ठे कर लेता है। अब ये जो है बी को दे देता है, ठीक है। अब ये बी को दे देगा ना, वही वाले रीपेज एरियर्स टू द ट्रांसफरी, वही वाले पैसे जो ट्रांसफरी ने बी को, मतलब बी जो है उसने आर ओ को, मतलब गवर्नमेंट को कह लें, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, वो ट्रांसफ़र कर दिए। तो बाद में फिर ए जो है वही वाली कीमत पूरी ट्रांसफरी को दे देता है। तो फिर ये जो ट्रांसफ़र है, मतलब होल्डिंग जो है ये रिस्टोर हो जाएगी, ये ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है ये ख़त्म हो जाएगा, ज़मीन वापस ए को मिल जाएगी। अब यहाँ पे ड्यूरेशन की बात आती है, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। अंटिल द एंड ऑफ द एग्रीकल्चर ईयर इन विच द डिफॉल्टर रिपेज द एरियर टू द ट्रांसफरी। इसमें ये कहा जा रहा है कि, इसमें ये नहीं कहा जा रहा कि पूरा 1 साल, ये भी नहीं कहा जा रहा कि 6 मंथ, इसमें एंड ऑफ एग्रीकल्चर की बात की जा रही है। तो होता ये है कि जब भी फसल काश्त होती है ना किसी के ऊपर, वो जब तैयार होने वाली होती है 3 मंथ की, 4 मंथ की, उसको कुछ भी नहीं किया जाता जब तक वो तैयार नहीं हो जाती, वो उसके पास ही रहती है। अगर वो ट्रांसफरी के पास है, जब तक वो एग्रीकल्चर ईयर एंड नहीं होगा ना, तो वो ज़मीन वापस नहीं ली जा सकती। लेट्स सपोज ज़रूरी नहीं है कि ये जो ज़मीन है ये जून या जुलाई के मंथ में वो ए से बी को दी गई हो सकता है ये ज़मीन जो है अक्टूबर या नवंबर के मंथ में भी दी गई हो। अगर अक्टूबर नवंबर के मंथ में दी गई है, तो ये जस्ट 6 मंथ बनते हैं। तो इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना कि ये पूरा साल होगा, नहीं, ये 6 मंथ भी हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये क्रॉप के ऊपर होता है ना, कि एक क्रॉप कंप्लीट होती है तो फिर जो है उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो फसल तैयार हो तो उसी टाइम पे उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, नहीं। फसल को काट लिया जाएगा, जब नई फसल लगानी होती है तो फिर उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस वजह से तो एंड ऑफ एग्रीकल्चर की बात मेंशन की गई है।
लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है, अगर वो जो डिफ़ॉल्टर है वो पे नहीं कर पा रहा, मतलब वो बहुत ही मतलब या उसका इंटरेस्ट ही नहीं है पे करने का, तो फिर क्या होगा, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर। तो ये 15 साल तक जो है ट्रांसफ़र के प्रोसेस में रह सकती है। द कलेक्टर मस्ट रिपोर्ट एवरी ट्रांसफ़र टू द कमिश्नर हु मे कैंसल द ट्रांसफ़र, चेंज इट्स कंडीशन और पास एनी अदर ऑर्डर ही थिंक्स फिट। तो कलेक्टर जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को बताएगा, वो उस हिसाब से फिर अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र को कैंसिल भी कर सकता है, इसके अंदर जो कंडीशंस अप्लाइड होंगी वो चेंज कर सकता है या कोई और ऑर्डर भी पास कर सकता है। सबसेक्शन 4, द ट्रांसफरी जो कि न्यू होल्डर है विल सब्जेक्ट टू द ट्रांसफर कंडीशंस enjoy all rights and liabilities of the holding just like the defaulter would have if the transfer had not taken place। मीन उस ज़मीन पे जो डिफ़ॉल्टर जो राइट्स और एबिलिटीज़ इंजॉय कर रहा था, सेम जो ट्रांसफ़र ही है, वो जो ज़मीन जब उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो नया होल्डर बन जाएगा, सेम वही वाली राइट्स और लायबिलिटीज़ की कंडीशंस उसके ऊपर भी अप्लाइड होंगी, वो उनको इंजॉय कर सकता है। Subsection 5, if the transfer was for a term, at the end of the term, the collector must restore the holding to the defaulter and the defaulter will get it back free of any government or transferee claims for arrears, rates or cesses। मतलब टर्म है ना, कोई 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितनी भी टर्म है, तो जब वो ज़मीन वापस जो है डिफ़ॉल्टर को मिलेगी, उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं होना चाहिए। वो क्लेम से बिल्कुल आज़ाद होनी चाहिए। बाद में ये गवर्नमेंट ना कहे कि अभी जो है इसके ऊपर मज़ीद कोई 20,000 या 30,000 एरिया रहते हैं, या कोई अ मतलब हमने ज़मीन जो है लीज़ पे दी हुई थी, तो वो बंदा जो है अभी जो लेसी है उसके कुछ इंटरेस्ट है, या फिर कोई इसके ऊपर मज़ीद कोई पिछोतड़ा या और कम्युनिटेरियन जो टैक्स होता है वो अप्लाइड होगा, नहीं, वो बिल्कुल आज़ाद होनी चाहिए। जिस तरह उसने दी थी वैसे उसको मिलनी चाहिए। सेक्शन 85, अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग, ये मज़ीद मेथड है, सेम ट्रांसफ़र की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। Instead of transferring holding under Section 84, the collector may attach the holding, take it over and place it under। तो इसमें होता यह है कि कलेक्टर जो है अपने कंट्रोल में ले लेता है, लेकिन ट्रांसफ़र में ये होता है कि उसी एस्टेट के अंदर, मुहाल के अंदर जो और लैंड ओनर होता है उसके मतलब ट्रांसफ़र कर दी जाती है। लेकिन इसमें भी मैनेजमेंट करवाई जाती है, लेकिन उस प्रोसेस में नहीं होती। तो वो जो है टेनेंट के तौर पे काम करता है, एजेंट अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पे देखें, हिज ओन मैनेजमेंट आर एन एजेंट अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पज़। द कलेक्टर और एजेंट मस्ट ऑनर ऑल एग्रीमेंट्स बिटवीन डिफॉल्टर एंड हिज टेनेंट। उसका कोई ऑलरेडी कोई टेनेंट था, उसका तो कोई कुछ और नहीं है ना, तो वो टेनेंट वैसे ही रहेगा। अगर उसके साथ कोई मुआहदा है 5 साल का, 10 साल का, मीन के ठेके की बात है, तो वो चलता रहेगा। सिर्फ ये है कि ये होल्डिंग से मुराद अटैचमेंट में सिर्फ ये किया जाएगा कि उसके जो एरियर्स हैं, जो मुनाफा है, वो ओनर को नहीं जाएगा, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट जो है उससे फिर एरियर को रिकवर करेगी। कैन मैनेज द लैंड एंड कलेक्ट rents and profits। The defaulter will be excluded from possession until arrears are paid or until the collector restores the land। तो जब तक एरियर्स पूरे नहीं हो जाते, जो डिफॉल्टर है उसको पोजीशन नहीं दी जाएगी, मतलब उसकी होल्डिंग नहीं होगी, उसको निकाल दिया जाएगा। सेक्शन सबसेक्शन 3, एनी सरप्लस प्रॉफिट फ्रॉम द अटैच्ड लैंड आफ्टर डिडक्टिंग cost of management and the current rates, land revenue rates and cesses shall use to pay off the arrears। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सरप्लस प्रॉफिट होगा, हर साल का जो लैंड रेवेन्यू वो भी तो पे करना है। उसके अलावा रेट्स और सेसेस, रेट्स में इनके जो ठेकेदार है, मतलब आप उसकी भी तो और भी चीज़ें होती हैं सारी, वो पे करके जो सरप्लस प्रॉफिट बचेगा, उससे फिर एरियर की कीमत जो है वो पे की जाएगी। लेट्स सपोज अगर ये अटैचमेंट 4 साल के लिए होती है, और सपोज करते हैं कि जो एरियर्स हैं वो कोई 1 लाख है, 1 लाख है। तो अगर हर साल 25,000 भी वहाँ से निकले, तो 4 साल में वो एरियर पूरे हो जाएंगे। मीन की सरप्लस जो है 25,000 निकले, 4 साल में वो एरियर पूरे हो सकते हैं। लैंड कैन नॉट रिमेन अटैच फॉर अ सेम एरियर फॉर मोर दैन 5 ईयर्स फ्रॉम द नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर आफ्टर द डेट ऑफ अटैचमेंट। यहाँ से हमें पता चला कि अटैचमेंट मैक्सिमम 5 साल के लिए की जा सकती है, तो जबकि ट्रांसफ़र हमने देखा था 15 साल के लिए की जा सकती है। If the area is cleared earlier, land must be released, any surplus income must be handed back to the landowner। अगर मज़ीद जो है कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो वो लैंड ओनर का होता है, उसको दिया जाएगा। सेक्शन 86, annulment of assessment of holding।
If arrears of land revenue have been due for more than 1 year and earlier processes like arrest, attachment, transfer are not enough, the Board of Revenue may order the existing assessment of that holding to be annulled mean cancelled. इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू को 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका हो और उसको रिकवर करने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्टर को अरेस्ट कर लेना या उसकी ज़मीन को अटैच या ट्रांसफ़र कर लेना, उससे भी एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर नहीं हुए, तो फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ये अज्यूम कर सकता है कि जो ऑलरेडी असेसमेंट है, मीन कि जो उस होल्डिंग उस ज़मीन के असेसमेंट का जो रेट है, जो एग्रीकल्चर टैक्स है, हो सकता है वो ज़्यादा हमने इम्पोज़ कर दिया है और उस ज़मीन की जो ज़रख़ीज़ी जो आमदन है वो कम है। तो उस से इस वजह से हो सकता है कि वो डिफ़ॉल्टर जो है वो जो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू वो पे नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके पास आमदन ही नहीं है। तो फिर वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पूरी असेसमेंट को कैंसिल कर सकता है। लेकिन इसमें कंडीशंस हैं, यहाँ पे देखें, दिस एनलमेंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एरियर्स व्हिच अक्रूड मीन बिकम ड्यू व्हाइल द लैंड वाज अंडर अटैचमेंट। जो अटैचमेंट के अंडर होगी उसकी असेसमेंट ये मतलब अप्लाई नहीं होगा। व्हाइल द लैंड वाज अंडर द कोर्स ऑफ वार्स। इसी तरह आफ्टर एनलमेंट द कलेक्टर विद sanction of the board of revenue may manage the land himself, appoint an agent or give it on farm मीन के लीज भी दे सकता है to someone willing to accept for such term and conditions as approved by the board। तो ये सेम है असेसमेंट वाला जो हम पहले देख चुके थे, सिर्फ ये है कि इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से अगर वो असेसमेंट कैंसिल कर दी जाती है तो फिर जो असेसमेंट हमने पहले पढ़ी है ना, उसका जो चैप्टर है, बाकी चीज़ें सेम ही हैं। Note: the term of such management farming cannot be more than 10 years starting from the agriculture year after the annulment। तो ये जो मैनेजमेंट है, ये मीन कि जो कलेक्टर ने मैनेजमेंट करनी है, ये 10 साल से ज़्यादा नहीं होगी। Before the end of that term, the collector must fix a new assessment for the holding for the remaining term of the current district तहसील assessment। Let's suppose वो टर्म जो है 15 साल के लिए ये ज़्यादा हो सकती है, तो उसकी जो रिमेनिंग टर्म होगी वो उस पर न्यू असेसमेंट ही लगेगी। New assessment must be sanctioned by the Board of Revenue and then announced to the landowner। Subsection 5. The landowner may refuse liability by giving a notice of refusal to the collector within 30 days from the announcement of assessment। अब ये जो है ना सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग है, उसमें भी हमने देखा था कि जब नई असेसमेंट होती है, चाहे वो एक लैंड ओनर हो या फिर मल्टीपल लैंड ओनर्स, वो उस असेसमेंट को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं। और सेक्शन 66 के अंदर जो मेथड मैंने बताया था, जो हमने पढ़ा था कि उसमें फिर क्या प्रोसेस होता है, तो सेम आप जाके वो अगेन रेफ़र करें, पढ़ें उसको। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो सीरीज़ के अंदर जाके उस पार्ट को देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या मेथड था। इफ सच नोटिस इज गिवन द कलेक्टर विद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में टेक द होल्डिंग अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट। उसमें भी यही था ना कि वो जो ज़मीन है वो कलेक्टर अपने कंट्रोल में ले लेता है। Farm it out for the rest of the current assessment term or any part of it as the board fixes। The Board of Revenue may also direct that any contacts made by the defaulter or person through whom he claims relating to that holding will not be binding on the collector, his agent or farmer while the land remains under their management। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर डिफ़ॉल्टर, लेट्स सपोज डिफ़ॉल्टर है ए और उसके नीचे कोई टेनेंट है बी। अब टेनेंट और जो लैंड ओनर है, उनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई प्राइवेट इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई रेट्स का जो है वो उन्होंने तय किया हो। तो जब ये लैंड जो है कलेक्टर के पास जाएगी या उसके एजेंट या फार्मर पे, उन पे ये वाली बाइंडिंग, वो वाली कंडीशंस अप्लाइड नहीं होंगी, वो सिर्फ इनके दरमियान थी, इन पे अप्लाई नहीं होंगी। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है। सेक्शन 87, proclamation of attachment or annulment of assessment and consequences। When land is attached under section 85 or its assessment annulled section 86, the collector must issue a proclamation mean official declaration दी जाएगी। Any payment made to the defaulter before proclamation like advance rent or other dues shall not be credited to the payer or free him from liability unless the collector allows it। अब ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो ज़मीन के होते हैं। जब ज़मीन जो है वो कलेक्टर के पास चली गई, अब उस ज़मीन पे लेट्स सपोज मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ, तब ये आपको समझ आएगी। जैसे मैंने आपको ऊपर भी मिसाल दी कि लेट्स सपोज हमारे पास एक है डिफ़ॉल्टर, वो है तो लैंड ओनर ही ना, उसके अंडर कुछ टेनेंट्स है, ये है बी। अब जो टेनेंट है मीन कि इसने ज़मीन ठेके पे ली हुई है और ठेका है 2 लाख का। अब
ये वैसे तो ये किसको देता है, ए को देता है ना, लेकिन अगर ये प्रोक्लेमेशन जारी हो गई तो ये जो बी है टेनेंट इसको पेमेंट नहीं करेगा, ये किसको करेगा, कलेक्टर को करेगा। तो यही यहाँ पे बात की जा रही है, एनी पेमेंट मेड टू द डिफॉल्टर बिफोर प्रोक्लेमेशन लाइक एडवांस रेंट और अदर ड्यूज शैल नॉट बी क्रेडिटेड टू द पेयर और फ्री हिम फ्रॉम लायबिलिटी अनलेस द कलेक्टर अलाउज इट। अगर कलेक्टर अलाउ कर देता तो फिर ठीक है। अगर वो ड्यू डेट से पहले, मीन के लेट्स सपोज ड्यू डेट है 30 जून, अगर किसी वजह से हो सकता है कि वो जो टेनेंट है वो चाहे कि मैं 15 मार्च को जो है ये पेमेंट डिफॉल्टर को दे दूं, ए को, और उस टाइम पे अभी प्रोक्लेमेशन ना हुई हो, लेकिन ये तो पता था उनको कि ये पेमेंट तो उन्होंने 30 जून को करनी है। ये जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, जो भी इनके इस हवाले से मुआहदे हैं, अगर वो 15 मार्च को कर देता है तो वो क्रेडिटेड नहीं होगी, वो मानी नहीं जाएगी। कलेक्टर कहेगा आपने चाहे 2 लाख इसको दे दिया है, ये आपने गलत किया है, आप 2 लाख जो है वो जब तक मुझे नहीं देंगे आप जो है वो इस चीज़ से बरी नहीं हो सकते, फ्री नहीं हो सकते। तो इसमें यही बात की जा रही है। दूसरी सब सेक्शन 3 के अंदर भी यही बात है, एनी पेमेंट मेड आफ्टर प्रोक्लेमेशन टू एनी वन अदर देन कलेक्टर हिज एजेंट और फार्मर विल आल्सो नॉट बी क्रेडिटेड and the payer will still be liable to pay it again to the collector his agent or farmer। इसी तरह जब प्रोक्लेमेशन हो जाती है ये तो फिर ऑफिशियल हो जाता है ना, तो उसके बाद कोई भी पर्सन जो है वो डिफॉल्टर को पेमेंट नहीं करेगा। उस ज़मीन की जो भी पेमेंट है वो कलेक्टर को करेगा या उसके एजेंट को, या फिर जिसको ज़मीन जो ट्रांसफ़र की गई है या उसका कोई फार्मर है उसको की जाएगी। सेक्शन 86 सॉरी 88 सेल्स ऑफ होल्डिंग। If areas of land revenue have accrued and earlier recovery processes are not enough, the collector with prior approval of the Board of Revenue may order the sale of the holding। अब यहाँ पे जो है वो सेलिंग का प्रोसेस आ गया, ये इम्पोर्टेंट है। आगे जितने भी कुछ सेक्शंस हैं ये मतलब इस हवाले से हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, लैंड कैन नॉट बी सोल्ड फॉर रिकवरी ऑफ एरियल विच अप्रूव्ड व्हाइल द लैंड वाज अंडर कोड ऑफ वार्ड। मतलब अगर वो वार्ड के अंदर है या अंडर द सर्कमस्टांसेस वेयर द कोर्ट ऑफ वार्ड कुड एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन, तो वो ज़मीन जो है नहीं बेची जाएगी। इसी तरह अक्रूड वाइल द लैंड वाज अंडर अटैचमेंट, अगर अटैचमेंट के अंडर है तो उसको नहीं बेचा जाएगा। जब अटैचमेंट ख़त्म होगी तो फिर उसके ऊपर ये जो सेल वगैरह का जो भी प्रोसीजर वो अप्लाइड होगा। Accrued while the land was under direct management or farm after annulment or refusal of assessment। मीन कि अगर वो कलेक्टर के ऑलरेडी कंट्रोल में है तो उसको भी नहीं बेचा जाएगा, जब तक वो कंट्रोल रहेगा तब तक नहीं बेचा जाएगा, जब वो खत्म होगा फिर उसको बेचा जा सकता है। सेक्शन 89 इफेक्ट ऑफ सेल ऑन इनकम्बरेंसेस। इनकम्बरेंसेस मीन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। लैंड ओनर का अपनी लैंड के हवाले से किसी के साथ भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मिसाल के तौर पे टेनेंट के साथ, मोर्गेजी के साथ, लेसी के साथ। When land is sold under section 88 it shall be sold free from all encumbrances। मीन जब लैंड को सेल किया जाता है उसके ऊपर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट अगर था तो वो नल लैंड वाइड हो जाता है, वो ज़मीन जो है फ्री होनी चाहिए इन तमाम इनकम्बरेंसेस से। क्योंकि जो बंदा ज़मीन ले रहा है उसका तो कोई मतलब इससे कंसर्न नहीं है ना, तो उसको तो ज़मीन आज़ाद चाहिए हर चीज़ से। All previous grants and contracts made by anyone other than the purchaser regarding that land shall become void, mean invalid against the purchaser। However, this rule doesn't affect any lease at a fair rent, whether temporary or permanent, if it was made for dwelling houses। dwelling मतलब वहाँ पे अगर घर हैं, manual factories, mines, gardens, tanks, canal, places of worship, arboreal grounds as long as used for that purpose। तो उसके ऊपर अगर कोई मतलब कोई ऑलरेडी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, कोई लीज़ है, तो वो चलती रहेगी। उसके ऊपर ये जो कंडीशन अप्लाई नहीं होती। एनी इनकम्बरेंस ग्रांट और कॉन्ट्रैक्ट which the commissioner find to have been made in good faith and which is duly proclaimed under law। तो इसी तरह अगर कमिश्नर जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट को, ग्रांट को या कॉन्ट्रैक्ट या इनकम्बरेंस को वेरीफाई कर देता है, मतलब उसको कंफर्म कर देता है, सर्टिफाई कर देता है, तो वो भी चलती रहती है। तो उस हिसाब से फिर वो जो परचेज़र है उसको पहले बता दिया जाता है कि ये मामलात हैं, तो आपको अगर ये पसंद है, मतलब इस कॉन्फ्रेंस के साथ, इस ग्रांट के साथ आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कर लें, अदरवाइज़ वो बाउंड नहीं है परचेज़र। सेक्शन 90 प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ डिफॉल्टर। If arrears still cannot be recovered through earlier processes, the collector may proceed against the defaulter's other holdings or immovable property as if that property were the land on which the arrears is due।
तो मीन उसकी ज़मीन के बेचने के बावजूद भी वो एरियर रिकवर नहीं हो रहा है, तो फिर उसकी कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि कोई दुकान हो सकती है या कोई और चीज़ हो सकती है, तो उसको भी बेचा जा सकता है और उसको इस ये अज़्यूम करके बेचा जाएगा कि ये भी लैंड रेवेन्यू के जो एरियर्स हैं, मीन के जो वाजिबात हैं, उनको रिकवर करने के लिए जो है बेचा जा रहा है। कंडीशन इसमें क्या है? ओनली डिफ़ॉल्टर्स इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी कैन बी टारगेटेड। लेट्स सपोज़ कोई शॉप है या कोई फैक्ट्री है, तो उसमें तो कई ज़्यादा जो है उसके पार्टनर्स होते हैं ना, तो सिर्फ़ उस डिफ़ॉल्टर का जो इंटरेस्ट होगा उसको बेचा जाएगा। Any good faith encumbrances, grant or contracts made by him shall remain valid and cannot be invalidated just because recovery proceedings are taken। तो उसके अंदर जो कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई ग्रांट्स या कोई और इनकम्बरेंसेस हैं मीन के गुड फेथ के साथ किए गए हैं, तो उनको भी नहीं छेड़ा जाएगा। Subsection 2, when the collector chooses to proceed against such property, he shall issue a proclamation prohibiting any transfer or charging of that property। लेट्स सपोज अगर जो डिफ़ॉल्टर है उसको पता चलता है कि ये जो मेरी दुकान है, मैं इसको बेच देता हूँ, क्योंकि अगर ये मैं ना बेची तो ये जो कलेक्टर है मीन के ये जो गवर्नमेंट कह लें, तो ये मेरी दुकान बेच देंगे। अगर वो प्रोक्लेमेशन हो चुकी है कि ये जो दुकान है, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, वो ट्रांसफ़र होनी है या उसके ऊपर जो भी मसला है वो ट्रांसफ़र या चार्ज नहीं हो सकती, वो प्रोहिबिट हो जाएगी, तो उसको कोई खरीद भी नहीं सकता। द कलेक्टर में बाय रिटन ऑर्डर विदड्रॉ द प्रोक्लेमेशन एट एनी टाइम। अगर कलेक्टर चाहे तो वो प्रोक्लेमेशन को हटा भी सकता है। इट इज़ डीम्ड विदड्रॉन इफ द एरियर इज पेड और इफ द डिफॉल्टर्स इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी हैव बीन सोल्ड फॉर रिकवरी। तो वो प्रोक्लेमेशन इस बुनियाद पे हटाई जा सकती है, या तो एरियर पे हो चुके हों या डिफॉल्टर का जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी जो है बेचा जा चुका हो, उससे जो है जितना भी एरियर पूरा हो सकता था वो पूरा हो चुका है। Subsection 4, any private transfer, alienation of the property by the defaulter like sale, gift, mortgage after the proclamation and before its withdrawal shall be void invalid। मीन उससे पहले विदड्रॉ से पहले मीन की प्रोक्लेमेशन अभी जारी है, तो वो जो डिफॉल्टर है सेल, गिफ्ट, mortgage नहीं कर सकता अपनी ज़मीन को, जो भी उसके पास प्रॉपर्टी है। In such proceedings, the collector must follow as far as possible the same procedure as in the case of land on which areas of land revenue are due। तो उनके ऊपर भी सेम वही वाला प्रोसीजर अप्लाई होगा जिस तरह से लैंड रेवेन्यू के एरियर को रिकवर करने के लिए प्रोसीजर को अप्लाई किया जाता है। सेक्शन 91, रेमेडीज open to person denying his liability for an area। Even though Section 79 says a certified account is conclusive proof of arrears, if recovery proceedings are taken against someone or he denies liability, he may still challenge it। तो वो इसको फिर भी चैलेंज कर सकता है। हमने सेक्शन 79 में देखा था ना कि जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो एक सर्टिफाइड अकाउंट जारी करता है, मीन कि वो एक कंक्लूसिव प्रूफ होता है कि ये जो पर्सन है इसने वाकई एरियर देने हैं, ये डिफॉल्टर बन चुका है। तो उसको चैलेंज किया जा सकता है किस तरह से? ही मस्ट फर्स्ट पे द एरियर्स अंडर द प्रोटेस्ट इन राइटिंग एट द टाइम ऑफ पेमेंट साइंड बाय हिम और हिज एजेंट। उसको एरियर तो पे करने पड़ेंगे चाहे वो प्रोटेस्ट के अंडर करे। तो उस प्रोटेस्ट में ऐसा होता है कि वो पे तो कर देता है, लेकिन उसके पास ये राइट होता है कि वो बाद में सिविल कोर्ट के अंदर एक सूट फाइल कर सकता है जिसके अंदर वो क्लेम कर सकता है कि मैंने ये जो रकम पे की है ये मुझसे ठीक नहीं ली गई, ये मतलब गलत वे में ली गई है, ये मतलब मैं वाकई जो है वो इनोसेंट था, इतने ड्यू बनते नहीं थे जो इन्होंने मुझसे लिए हैं, मैंने तो ऑलरेडी पे किए हुए थे, ये मुझसे डबल ले रहे हैं। तो वो सिविल कोर्ट के अंदर एक सूट फाइल कर सकता है किसके लिए? इस रकम को वापस लेने के लिए जो उसने पे की है। Such a suit must be filed in a court having jurisdiction where the collector's office of the district where the year accrued is situated। आगे जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर इन सेल्स। इसमें बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि जो सेल का प्रोसेस है वो किस तरह से होगा, ऑक्शन किस तरह से होगी। सबसे पहले देखें सेक्शन 92, प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल। Once a board of revenue approves the sale of any immovable property, the collector must issue a proclamation public notice। This notice must include date, time and place of the sale, details of the property to be sold, मतलब कौन सी जो प्रॉपर्टी वो बेची जा रही है, ज़मीन है या कोई और है। If the sale
is for recovery of arrears on that property. Details of encumbrances, grants or contracts confirmed by the commissioner under section 89 2B, वो भी उसके अंदर मेंशन किए जाएंगे कि ये ऑलरेडी जो है कंप्रेंसेस हैं, ये टेनेट है, इसका ये ठेका चल रहा है, जो भी हिसाब है वो सारा मेंशन किया जाएगा। If the sale is for recovery of arrears not related to that property, details of any noun encumbrances, grant or contract वो भी मेंशन होंगे। अगर वो एरियर उस प्रॉपर्टी से लिए जा रहे हैं तो वो भी मेंशन होगा। अगर उस प्रॉपर्टी नहीं किसी और प्रॉपर्टी को बेच के जो है ना एरियर पूरे किए जा रहे हैं, वो भी मेंशन किया जाएगा। द अमाउंट टू बी रिकवर्ड थ्रू सेल, द प्लेस ऑफ सेल मस्ट बी आइदर द कलेक्टर्स ऑफिस और अनदर स्पॉट नियर द प्रॉपर्टी चोजन बाय द कलेक्टर। तो कोशिश की जाएगी कि जहाँ पे प्रॉपर्टी है उसके नज़दीक ही कोई स्पॉट रखा जाए, या तो कलेक्टर का ऑफिस होगा या फिर जो प्रॉपर्टी के साथ कोई और जगह है वहाँ पे जो सेल का प्रोसेस आई मीन की ऑप्शन है वो जगह डिसाइड की जाएगी। सेक्शन 93 इंडेमनिटी टू रेवेन्यू ऑफिसर। इंडेमनिटी मीन इस्tisna। A revenue officer cannot be held responsible for mistakes, errors or omission in the proclamation unless they were made dishonestly। अगर किसी से वैसे कोई स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक हो गई है या किसी फिगर के अंदर मिस्टेक हो गई है तो रेवेन्यू ऑफिसर को इंडेमनिटी हासिल होगी, इस्tisna हासिल होगी, उसके खिलाफ जो है लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। हाँ, अगर वो डिसऑनेस्टली से काम कर रहा है तो फिर एक्शन लिया जा सकता है। Section 94 Publication of Proclamation। A copy of the proclamation must be served on the defaulter, pasted in the Tehsildar office of the area where the property is and posted in the collector's office। प्रोक्लेमेशन की एक कॉपी डिफॉल्टर को भेजी जाएगी, एक तहसीलदार के ऑफिस में पेस्ट की जाएगी और एक कॉपी कलेक्टर के ऑफिस में बाय डाक या किसी और जरिए से पोस्ट की जाएगी। It must also be published in the manner of section 26 and in any other way the collector thinks fit। हमने सेक्शन 26 के अंदर प्रोक्लेमेशन की पब्लिकेशन के डिफरेंट मेथड देखे थे, उन मैनर के जरिए भी ये प्रोक्लेमेशन पब्लिश की जाएगी। इसके अलावा अगर कलेक्टर को लगता है कि किसी और मेथड से भी ये प्रोक्लेमेशन पब्लिश की जानी चाहिए तो वो की जाएगी। एडिशनली ए कॉपी में आल्सो बी पोस्टेड इन द ऑफिस ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट एरिया। मीन उस एरिया की जो यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन होगी वहाँ पे भी प्रोक्लेमेशन की एक कॉपी भेजी जाएगी। सेक्शन 95 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। टाइम एंड कंडक्ट ऑफ सेल। द सेल कैन नॉट टेक प्लेस ऑन अ फ्राइडे or other holiday and before 30 days have passed since the proclamation was posted in the collector's office। एक तो छुट्टी वाले दिन मीन के फ्राइडे और दूसरे जितनी भी मतलब जो हॉलीडेज होती हैं जैसे संडे हो गया या कोई और नेशनल हॉलीडे है तो उस दिन जो है ये सेल कंडक्ट नहीं की जाएगी। इसके अलावा जब ये प्रोक्लेमेशन कलेक्टर के ऑफिस में भेजी जाएगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये सेल नहीं की जाएगी, 30 दिन के बाद की जाएगी। ऐसा क्यों मतलब किया जाता है? उसकी वजह यह है कि जो ऑप्शन होती है ना ये पब्लिकली होती है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हों, जो ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगा सकें, मतलब ज़्यादा हायर प्राइसेस पे वो जो मतलब प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ है, वो उसको खरीद सकें। तो 30 दिन मतलब बहुत होते हैं कि 30 दिन के अंदर लोगों को पता भी चल जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये बेची जानी है इस टाइम पे, ये वहाँ पे ऑक्शन होगी, तो मैक्सिमम लोग जो हैं वहाँ पे आ सकें। इसलिए 30 दिन के अंदर-अंदर नहीं की जाएगी, 30 दिन के बाद की जाएगी। The sale must be publicly announced and carried out either by the collector himself or a revenue officer appointed for him। कलेक्टर या तो खुद जो है उसकी अनाउंसमेंट करेगा कि मतलब किस टाइम पे जो है वो सेल होनी है, मतलब वो खुद जो है सेल को कंडक्ट करवाएगा या फिर उसके लिए जो कलेक्टर है रेवेन्यू ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। तो इसमें हमें ये पता चला कि ये जो सेल का प्रोसेस है पूरा, इसमें कलेक्टर की अथॉरिटी है, कलेक्टर के पास कंट्रोल है। Section 96 Power to postpone sale। The collector may postpone the sale if needed, but he must record reason in writing। तो कौन पोस्टपोन कर सकता है? सिर्फ कलेक्टर। क्या रेवेन्यू ऑफिसर कर सकता है? नो, यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर की अथॉरिटी मेंशन नहीं है। सेक्शन 97 Stay of sale। Before the auction publicly sale is completed, the sale can be stopped if the defaulter or another person pays the arrears and recovery cost to the officer conducting the sale or proves to the officer that he has already been paid at the collector's office or government treasury। तो ऑक्शन को रोका भी जा सकता है किस बुनियाद पे? या तो जो डिफॉल्टर है वो ये कह दे कि मैंने खुद या वो कोई और पर्सन एरियर पे पे करे और रिकवरी कास्ट, यहाँ पे रिकवरी कास्ट से मुराद ये है कि अब जितनी भी प्रोक्लेमेशन की गई है, मतलब उनका टाइम लगा है, उसके ऊपर कास्ट आई है, लेट्स सपोज 2000 कास्ट आई है, 3000 आई है, जितनी आई है एरियर के साथ वो भी पे करेगा, तब जो है वो ऑक्शन रोक दी जाएगी।
वो खुद जो है पे कर दे, या कोई और पर्सन आके कह दे कि इस डिफ़ॉल्टर की जितनी भी पेमेंट है, कोई उसका रिलेटिव हो सकता है, कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, वो पे कर देता है, तो भी वो सेल रोक दी जाएगी। इसी तरह अगर वो ये प्रूव कर दे कि मैंने तो ऑलरेडी पे कर दिया हुआ है कलेक्टर के ऑफिस में या गवर्नमेंट ट्रेजरी में, तो भी सेल जो है रोक दी जाएगी। सेक्शन 98, deposit by purchaser in case of sale of immovable property. Once a higher bid is finalized at auction, the bidder must immediately deposit 25% of the bid amount with the officer conducting the sale. After paying this deposit, the bidder is declared the purchaser, but this is subject to any right of preemption, illegal right of someone else to buy first. तो मीन वहाँ पे बोली लगती है, एक पर्सन जो है हाईएस्ट बिल लगा देता है। लेट्स सपोज कोई ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन है, 2 कनाल ज़मीन है, जितनी भी है। हम रकम अज़्यूम कर लेते हैं कि मैक्सिमम जो है वो है 1 लाख। 1 लाख की बनती है। ये ज़्यादा लिख दिया मैंने। चलो इसको हटा दें, ये 1 लाख है। तो अब 1 लाख ये हाईएस्ट है। बाकी जो है वो कोई 90,000 लगा रहा है, कोई 80,000 लगा रहा है। तो अब ये है कि वो उसी टाइम पे 25% देगा। अब इसका 25% कितना बनता है? मीन के 25,000 उसी टाइम पे वो देगा। तो वो इसका परचेज़र बन जाएगा, मतलब वो अनाउंस कर दिया जाएगा कि ये जो है पर्सन ए है, लेट्स सपोज़, उसने 25,000 भी दे दिया और वो हाईएस्ट बिडर भी है। तो वो जो है फिर परचेज़र मान लिया जाएगा। आगे क्या है? सेक्शन 99, consequences of failure to pay deposit. If the highest bidder fails to deposit 25%, the property will be re-auctioned immediately. Let's suppose वो हीरो तो बन गया, उसने कहा कि मैं जो है 1 लाख रुपए देता हूँ, ठीक है? और उसके पास 25% पैसे ही नहीं है, मतलब उस टाइम पे वो 25% जो है मीन के 25,000 रुपए देने में कामयाब नहीं हुआ, तो सेल जो है दोबारा की जाएगी। लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एमसीक्यू बन सकता है, वो ये देखें, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द फर्स्ट ऑक्शन प्लस एनी डेफिशिएंसी इन प्राइस ऑन रीसेल कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम बाय द कलेक्टर एज इफ इट वर एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अगर दोबारा सेल होती है, वो 1 लाख तक बोली जाती नहीं है, वो जाती है 90,000 तक। अब यहाँ पे देखें डेफिशिएंसी कितनी है? डेफिशिएंसी है 10,000 की। और इसके अलावा जब दोबारा री-ऑक्शन किया जाता है, उसकी प्रोक्लेमेशन होती है, उसके ऊपर कास्ट भी तो आएगी। चलो हम अज़्यूम कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, कास्ट 500 आती है। अब 500 और ये जो ऊपर वाली ये जो अमाउंट है, ये जो डेफिशिएंसी है, वो जो बंदा भाग गया ना, ये वाला, ये जिसने कहा था कि मैं 1 लाख देता हूँ, उससे वसूल किए जाएंगे। कैसे वसूल किए जाएंगे? ऐसे ही जैसे कि एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू को वसूल किया जाता है। कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। तो मतलब उसने हीरो बनने की कोशिश की, अगर उसके पास पैसे नहीं थे, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो उसकी सज़ा भुगतेगा अगर वो ऐसा करता है। सेक्शन 100, टाइम फॉर पेमेंट इन फुल। द फुल परचेज अमाउंट मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द बिडर वाज डिक्लेयर्ड परचेजर। अब लेट्स सपोज ये डिसाइडेड हो गया है कि उसने 25% जो है वो पेमेंट भी कर दी है और वो परचेजर डिक्लेयर हो गया है, तो बाकी जो 75% है ना, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर बाकी अमाउंट भी पे कर देगा उसको। मतलब 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप अगर आपके पास अभी पेमेंट अरेंज नहीं है, तो आप अरेंज करके बाकी पे कर दें। सेक्शन 101, प्रोसीजर इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। इफ द फुल अमाउंट इज नॉट पेड विद इन 30 डेज पीरियड अंडर सेक्शन 100, the deposit 25% already made with will be forfeited to a government after deducting sale expenses. सेल के एक्सपेंसेस के बाद जो बाकी 25% होंगे, वो गवर्नमेंट कन्फिस्केट कर लेगी। किस सूरत में? अगर वो जो जिसने 25,000 दे दिए, मैं 1 लाख की अमाउंट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब वो घर जाता है, या उसकी फैमिली वाले नहीं मानते, या उससे बाई चांस जो है वो बाकी 75,000 जो है वो पैसे अरेंज ही नहीं होते, तो फिर क्या होगा? अब वो 30 दिन भी गुजर गए हैं, अब गवर्नमेंट उसको 25,000 भी वापस नहीं करेगी, और जो है उसको किसके लिए यूज़ करेगी? एक तो सेल के दौरान जितने भी एक्सपेंसेस लगे, लेट्स सपोज़ 2,000 लगे, 3,000 लगे, वो इससे काटेगी, और बाकी जो पैसे होंगे वो किधर चले जाएँगे? वो फ़ॉरफ़िट हो जाएँगे, गवर्नमेंट के खज़ाने में चले जाएँगे। विद द कमीशन्स अप्रूवल कमिश्नर्स प्रेयर अप्रूवल बी यूज्ड टू रिड्यूस द एरियर्स। उनको एरियर को रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लेट्स सपोज़ अगर एरियर 50,000 है, जो डिफ़ॉल्टर की बात की जा रही है, तो ये पैसे उसको रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। अगर ये 25,000 है, अगर लेट्स सपोज़ ये एक्सपेंसेस के बाद पीछे बचते हैं कोई 23,000, अब 23,000 अगर इधर मतलब कंपनसेट हो जाएँगे,
तो बाकी जितनी भी अमाउंट होगी वो फिर बाद में उसकी ऑप्शन से, उसकी सेल से निकाल लिए जाएंगे। द प्रॉपर्टी विल बी रीसोल्ड, ये मतलब यहाँ पे मतलब ये जो पहली बिडिंग है वो तो कामयाब ना हुई, तो दोबारा प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा। द डिफॉल्टिंग परचेजर विल लॉस्ट ऑल राइट्स टू द प्रॉपर्टी एंड टू एनी मनी रिसीव्ड फ्रॉम इट्स फ्यूचर सेल। तो इसमें ये भी उसको नुकसान होगा, एक तो ये नुकसान हुआ उस पर्सन को जो पहले मतलब जिसने परचेजिंग की 25,000 दिए, उसके अलावा वो 25,000 भी गए और उसके अलावा फ्यूचर में वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करने के काबिल भी नहीं रहेगा जो गवर्नमेंट के हिसाब से होगी, क्योंकि उसने जो है वो ये पहले ही दगा किया, मतलब काबिल एतमाद बंदा नहीं है, वो ठीक नहीं है इस हवाले से कि उस पर ट्रस्ट किया जा सके, तो उसको जो है मतलब इस हवाले से सज़ा के तौर पे उसको मज़ीद फ्यूचर में जो इस तरह की प्रॉपर्टी की परचेजिंग है उससे हटा दिया जाएगा, मतलब रिमूव कर दिया जाएगा। सेक्शन 102 रिपोर्ट ऑफ सेल टू कमिश्नर, एवरी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर दिस चैप्टर मस्ट बी रिपोर्टेड बाय द कलेक्टर टू द कमिश्नर। Section 103 application to set aside sale. Within 30 days from the date of sale, an application can be made to the commissioner to set aside the sale on the ground of a material irregularity or a mistake in publishing or conducting the sale. अगर किसी को लगता है कि सेल की पब्लिशिंग या कंडक्शन में कोई इरेगुलरिटी, मिस्टेक या एरर मौजूद है, तो वो ये तमाम चीज़ें एप्लीकेशन के अंदर हाईलाइट करके कमिश्नर को भेज सकता है और कमिश्नर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि इन बुनियादों पे ये जो सेल है इसको सेट असाइड कर दिया जाए, मीन के रोक दिया जाए। इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो एप्लीकेशन है सेल की डेट के 30 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर को भेजना होगी। The sale will not be set aside unless the applicant proves to the commissioner that because of that irregularity or mistake he has suffered substantial injury। मीन जो अप्लीकेंट ये एप्लीकेशन भेज रहा है कमिश्नर को, उसको कमिश्नर के सामने ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो इसके अंदर मिस्टेक या इरेगुलरिटी है इससे उसको क्यों नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। हो सकता है कि वो ज़मीन जो है जो बेची जा रही है वो उस डिफ़ॉल्टर की ना हो, किसी और की हो, किसी और के नाम हो, तो या हो सकता है कि उसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई इनकम्बरेंसेस हों, तो वो कोई भी एप्लीकेशन भेज सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट ये है कि ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि ये सेट असाइड कौन कर सकता है? सिर्फ कमिश्नर कर सकता है। क्या कलेक्टर कर सकता है? नहीं, कलेक्टर के पास ये अथॉरिटी नहीं है। सेक्शन 104 ऑर्डर कन्फर्मिंग और सेटिंग असाइड सेल। आफ्टर 30 days from the date of sale, if no application has been made under section 103 or if an application was made but rejected, the commissioner will issue an order confirming the sale। मीन 30 दिन के अंदर अंदर कोई एप्लीकेशन नहीं भेजी जाती या 30 दिन के अंदर अंदर मतलब सेल की डेट के 30 दिन के अंदर अंदर कोई एप्लीकेशन भेजी भी जाती है तो कमिश्नर जो है उसको रिजेक्ट कर देता है, तो फिर सेल जो है कंफर्म हो जाती है। If an application was made and allowed, the commissioner will issue an order setting aside the sale। अगर जो कमिश्नर है वो कोई एप्लीकेशन उसके पास आती है उसको कंफर्म कर देता है और उसकी बात मान लेता है तो फिर ये जो सेल है ये रोक दी जाती है, ये सेल नहीं होती। If within 30 days of the sale the defaulter pays the arrears of for which the property was sold plus the recovery cost, the commissioner must issue an order setting aside the sale। अगर सेम प्रोसेस की तरह चले, पहले हमने देखा कि जो डिफ़ॉल्टर होता है किसी भी स्टेज पे सेल से पहले अगर वो एरियर पे कर देता है तो वो सेल जो है रुक जाती है। लेकिन इसमें ये देखें कि अब प्रोक्लेमेशन हो चुकी है, गवर्नमेंट ने मीन के जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसने प्रोक्लेमेशन की, उसके ऊपर कास्ट आई, वो भी उसको पे करना पड़ेगी, तब ये है ये जो सेल है ये रोकी जाएगी। सेक्शन 105 रिफंड और डिपॉजिट ऑफ परचेज मनी व्हेन लैंड सेल सेट असाइड। If the sale is not confirmed or is set aside, the purchaser has the right to get back his 25% deposit or his full purchase money depending on what he had paid। अब सेल फॉर एग्जांपल हो चुकी है, मतलब जो बिडिंग वगैरह सारा कुछ हो चुका है, उसने 25% भी जो है वो पे कर दिया हुआ है, या हो सकता है कि उसने उसी टाइम पे सारी पेमेंट भी कर दी हो, तो उसको 30 डेज का टाइम तो दिया जाता है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो 30 डेज का वेट करेगा, वो पहले भी कर सकता है। तो वो जिसने ये सारा कुछ पे किया हुआ है ऑलरेडी और वो कोई मतलब भागा भी नहीं है, उसने सारी पेमेंट भी कर दी है और बाद में जो कमिश्नर है उसकी सेल को रद्द कर देता है, तो वो जो परचेज़र है वो तमाम अमाउंट वापस लेगा हूबहू, उसमें 1 रुपए की कटौती नहीं होगी। वो जो हमने पहले पढ़ा था ना कि वो जो कन्फिस्केट हो जाती है, वो भाग जाते हैं, उनकी होती है। यहाँ पे ये इसने सारा कुछ भी मतलब प्रोवाइड कर दिया था, पेमेंट 25% भी कर दी, फुल पेमेंट कर दी और सेल हुई नहीं, तो फिर वो जो
उसने पे किया हुआ है वो उसको वापस मिल जाएगा। सेक्शन 106 प्रोक्लेमेशन आफ्टर पोस्टपोनमेंट और रीसेल। If a sale is made after postponement under Section 96R, after resale due to purchaser default Section 101 or sale being set aside Section 104, then a fresh proclamation must be issued in same way as under Section 94. उसमें तमाम प्रोसीजर फिर दोबारा अप्लाई होंगे कि उसकी प्रोक्लेमेशन दोबारा से जिस तरह से वो डिफाल्टर को भी भेजा जाएगा नोटिस, फिर वो जो है तहसीलदार के ऑफिस में भी लगेगा, तमाम मतलब जो प्रोसेस हमने देखे हैं वो अगेन रिपीट होंगे। Section 107 on confirmation of sale, possession and certificate to purchaser. After the sale is confirmed, अब पहले हमने देखा set aside हो गए, अब confirm हो गए, तो फिर क्या होगा? The collector shall give possession of the property to the purchaser and issue a certificate of purchase, जो कि इस चीज़ के लिए मतलब ये गारंटी देगा कि वो जो सेल है वो कंफर्म हो चुकी है और उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, जिसने ज़मीन परचेज़ की है या कोई भी प्रॉपर्टी जो बेची गई है वो उसकी हो जाएगी। द सर्टिफिकेट शैल मेंशन whether the property was sold for recovery of arrears due on it, and if yes, it will list the encumbrances, grants or contracts, if any, that were protected by the commissioner's order under section 89 2B। तो वैसे तो हमने देखा कि जो ज़मीन है वो जो बेची जाती है, जो कोई भी प्रॉपर्टी वो इनकम्बरेंसेस से आज़ाद होती है। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ इनकम्बरेंसेस मौजूद भी हैं या ग्रांट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं, तो पहले से बता दिए जाते हैं जो परचेज़र होता है कि इसके ऊपर ये जो इनकम्बरेंसेस हैं, ग्रांट्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट है, मीन के वो टेनेंट है, कुछ भी है, वो बता दिया जाता है कि ये यहाँ पे मौजूद होंगे, आप इसको सेट असाइड नहीं करेंगे। तो वो फिर परचेज़र मतलब अपनी कंसेंट से सारा कुछ करता है, परचेज़ करता है। लेट्स सपोज़ मैं मिसाल के तौर पे आपको समझा देता हूँ कि एक जो डिफ़ॉल्टर ए है, उसके पास एक टेनेंट बी है और उसने 5 साल के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि 5 साल तक मैं जो ज़मीन है आपको ठेके पे देता हूँ। अब वो जो ए है डिफ़ॉल्टर बन गया कि इसकी ज़मीन बेची जाएगी। अब लेट्स सपोज़ उनका ठेका 2 लाख का पर एकड़। तो अब जो बी लेट्स सपोज़ एक और पर्सन है सी, उसने ज़मीन खरीद ली इसकी, ठीक हो गया मतलब सारे मामले के ज़रिए एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तनाज़ुर में। अब ये जो बी है ना, ये सी का टेनेंट बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग कमिश्नर ने ऑर्डर कंफर्म किया हुआ है, तो ये बात की जा रही है। तो फिर क्योंकि उसको ये पसंद आया होगा कि जो ये ठेका 2 लाख बी इसको दे रहा है, वही मुझे दे दे, कोई बात नहीं है, सेम कॉन्ट्रैक्ट पे हम ये साइन कर लेते हैं। तो ये फिर मतलब उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है। This certificate will be treated as a valid transfer of property and doesn't require registration like a normal sale deed। तो इसके लिए जो है कोई रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो जो सर्टिफिकेट है वही इस चीज़ की कंफर्मेशन होगा कि जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है। Subsection 4, no suit can be filed in court against a certified purchaser claiming he bought it on behalf of someone else। तो उसके खिलाफ कोई जो है वो सूट भी फाइल नहीं किया जा सकता। The certified purchaser will be entitled to all rents and profits of the property after the sale is confirmed, be liable to pay all full installments of land revenue rates and cesses falling due after that date। तो मीन उस लैंड के ऊपर, उस लैंड होल्डिंग के ऊपर जो भी कंडीशंस थी रेंट्स की, प्रॉफिट्स की, वो सारी सेम रहेंगी, वो पे करने का पाबंद होगा। सेक्शन 108 सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड पेरिशेबल प्रॉपर्टी। The rules of Section 92 to 97, then 103 to 106 shall apply to sale of movable property जैसे कि perishable articles होते हैं with the following changes। In Section 103 and 104, the word commissioner shall mean collector। ठीक है, इसमें जो कमिश्नर की पावर है वो कलेक्टर के पास आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपने ये हेडिंग देख लेनी है किसके लिए, मूवेबल प्रॉपर्टी और पेरिशेबल प्रॉपर्टी के लिए। For sale of animal, the 30-day period in Section 95 shall be reduced to 10 days। अगर एनिमल को बेचना है तो फिर जो 30 डेज का पीरियड है वो कम होकर कितना हो जाता है, 10 दिन का। तो ये आपने याद रखना है किसके लिए, मूवेबल। इसमें 3 तरह की चीज़ें हैं ना, एक है इमूवेबल, दूसरा है मूवेबल, तीसरा है पेरिशेबल। पेरिशेबल भी एक तरह का मूवेबल ही होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका यहाँ पे देखें। सबसेक्शन 2 पेरिशेबल आर्टिकल, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क। ये पेरिशेबल का मतलब ये है कि अगर आप इसको इवन एक दिन भी कहीं पे रखेंगे तो ये हो सकता है पेरिश हो जाए, जैसे दूध है।
अगर गर्मी ज़्यादा है तो वो ख़राब हो जाएगा ना। दूध को भी बेचा जा सकता है, इसी तरह वेजिटेबल्स हैं वो भी 2 या 3 दिन में ख़राब हो जाती हैं, तो ये पेरिशेबल होती हैं। इसमें आप ये नहीं कि 30 दिन के बाद उसकी सेल करेंगे, तो ये तो फिर ख़राब हो जाती हैं। इसका क्या प्रोसेस है? Must be sold by auction without delay as per collector's general or special orders. The sale is concluded on the spot by the officer conducting it. ये उसी टाइम पे जो है बेच दी जाती है। इसके लिए कोई टाइम जो है वो डिसाइडेड नहीं होता कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद, नहीं, उसी टाइम पे बेच दी जाती है। Section 109 Mode of payment. Sale concluded on the spot for perishable articles. When a sale of a perishable article is completed on the spot, the buyer must pay the full price immediately. जो पेरिशेबल आर्टिकल को परचेज करेगा वो परचेजर इसकी सारी कीमत उसी टाइम पे अदा करेगा और विद इन द शॉर्ट टाइम फिक्स्ड बाय द ऑफिसर। अगर परचेजर को 3 या 4 घंटे का टाइम चाहिए जिसमें वो बैंक से पैसे निकलवा सके या घर से कोई पेमेंट की अरेंजमेंट करे, तो ऑफिसर उसको शॉर्ट टाइम दे सकता है, लेकिन उस शॉर्ट टाइम में मीन कि 3 या 4 घंटे के अंदर अंदर वो सारी पेमेंट क्लियर करेगा। इफ़ ही फेल्स द आर्टिकल विल बी री-ऑक्शन्ड इमीडिएटली। अगर वो पर्सन पेमेंट करने में नाकाम रहता है तो फिर पेरिशेबल आर्टिकल को री-ऑक्शन किया जाएगा, रीसेल किया जाएगा। वंस द बायर पेज द ऑफिसर विल गिव अ रेसिपिएंट एंड द सेल बिकम्स फाइनल अगेंस्ट एवरीवन। तो फिर उसको एक कंफर्मेशन के लिए रेसिपिएंट देगा, तो जो इस बात की कंफर्मेशन होगी कि ये जो सेल है ये फाइनल हो चुकी है, अब मज़ीद इसकी सेल नहीं होगी, मज़ीद इसको कोई ख़रीद नहीं सकता। सेक्शन 110 Mode of payment. Sale subject to confirmation for movable property other than perishables. For sale of movable property other than perishables, the purchaser must deposit 25% of the bid immediately. If he fails, the property will be re-auctioned immediately. तो जो पहले वाला प्रोसेस है इसमें एक्चुअली में ये पेरिशेबल नहीं है ना, तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसको 2 या 3 दिन चाहिए, इसके ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, लेकिन उतना नहीं है। तो जैसे हमने देखा था ना कि जो इमूवेबल होती है उसके लिए तो 30 दिन होते हैं कि आप 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन पहला प्रोसेस सेम है कि 25% आपने पहले देना। उसमें भी हमने यही देखा था कि 25% पहले देना है, लेकिन जो फुल कीमत है ना वो यहाँ पे देखें, वो 7 दिन के अंदर अंदर देना होगी, ये वाली जो है मूवेबल प्रॉपर्टी की, जबकि इमूवेबल का हमने देखा था वो 30 दिन के अंदर अंदर दे सकते हैं। If the seventh day is a Friday or a public holiday, then the payment must be made on the next working day. On receiving the full payment, the officer will issue a recipient and the sale becomes final against everyone. तो रेसिपिएंट इस बात की निशानी होगी कि ये जो सेल है ये कंफर्म हो गई है और ये फाइनल हो गई है। सेक्शन 111 प्रोसीड्स ऑफ सेल। प्रोसीड्स मीन जो सेल की कीमत होती है, जो अमाउंट मिलती है उसको प्रोसीड कहा जाता है। When sale becomes absolute movable property के लिए or is confirmed immovable property, proceeds shall be applied. तो मीन ये जो प्रोसीड्स होंगी इनकी जो अमाउंट होगी इसको मतलब किस तरह से यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट वो होगा पेमेंट ऑफ एरियर्स, मीन के बेसिकली ये जो सेलिंग की जाती है ये एरियर्स को रिकवर करने के लिए ही तो की जाती है। तो सबसे पहले एरियर को पूरा किया जाएगा, उसके बाद सरप्लस ऑफ एनी गोज़ टू द ओनर, जो मतलब इजाफी बच जाएगा। लेट्स सपोज एरियर हैं 1 लाख के और सेल हुई है कोई 2 लाख की, तो बाकी जो 1 लाख है वो किसके पास चला जाएगा, ओनर के पास। इफ मल्टीपल ओनर्स पेड आइदर कलेक्टिवली और थ्रो टू देयर रिकॉर्डेड शेयर्स एज कलेक्टर डिसाइड, इनको कलेक्टिवली दिया जा सकता है, वो खुद में बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर उनमें कोई इख्तलाफ है, हो सकता है वो इस चीज़ पे मतलब एग्री ना होते हों, तो कलेक्टर के पास रिकॉर्ड होता है। हमने देखा था ना कि उनके शेयर का रिकॉर्ड होता है सारा कुछ, तो उस हिसाब से उनकी ज़मीन का जो तखमीना लगा के वो सारा जो फिर उनको पेमेंट की जा सकती है। सबसेक्शन 2 सरप्लस कैन नॉट बी पेड टू एनी क्रेडिटर ऑफ द डिफॉल्टर एक्सेप्ट बाय कोर्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे ये बात है कि जब वो पेमेंट मतलब रिसीव होगी, सारा कुछ हो गया, तो उसके बाद कोई एक बंदा आता है भागता हुआ, वो कहता है कि ये जो आपने सेल की है इसमें मेरा भी हक है कि इसने मेरे पैसे देने थे। वो कहता है कि इस बंदे ने मेरे 50,000 देने थे, बाकी पैसे इसको ना दें, मुझे दें। अब वो कलेक्टर या जो भी वहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर है वो उसको नहीं देगा, क्योंकि ये कैसे तय हो सकता है कि उसकी पेमेंट उसने देनी या नहीं देनी। हाँ, अगर वो कोर्ट का कोई ऑर्डर दिखा देता है कि कोर्ट के ऑर्डर में इस बंदे ने मेरे 50,000 देने हैं, तो फिर वो इनको नहीं देगा। वो जो क्रेडिटर होगा जिसके उस बंदे ने मतलब डिफाल्टर ने किसी क्रेडिटर के पैसे देने हैं,
तो फिर उसको दे सकता है, अदरवाइज नहीं देगा। If proceeds are less than arrears, the balance can be recovered by further proceedings under this chapter or by any other lawful means. तो मीन अगर कोई एक सेलिंग हुई है उससे भी एरियर्स पूरे नहीं होते तो फिर उसके बाकी जो मेथड्स हैं सारे वो हम पढ़ चुके हैं, वो सारे अप्लाई होंगे, वो दोबारा सेलिंग होगी। सेक्शन 112 claims to attached movable or immovable property. If a third party claims ownership of property attached under this chapter, collector must hold an inquiry as per section 27 and either admit or reject the claim. इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो हमने सारा ऊपर प्रोसेस पढ़ा, जिसमें जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है, सेल किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, मतलब जो भी सारा प्रोसेस है, तो एक पर्सन आके कहता है, थर्ड पार्टी का कोई भी पर्सन है या पूरी पार्टी है, वो कहता है कि आप जो ये ज़मीन बेच रहे हैं ये तो इसकी है ही नहीं, ये ज़मीन तो हमारी है। तो फिर कलेक्टर एक इंक्वायरी होल्ड करेगा, वो ये देखेगा सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग क्या ये ज़मीन जो है वाक़ई किसी और की है, या ये जो प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है ये किसी और की है या इसकी है। तो कलेक्टर के पास तो सारा रिकॉर्ड होता है, वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, एडमिट भी कर सकता है उस क्लेमेंट के क्लेम को। इफ़ द क्लेम इज़ admitted wholly partially, the property will be handled according to the claim. Rejected fully or partially, the property will be sold and the purchaser's title will be valid for all purposes. अगर वो रिजेक्ट हो जाता क्लेम तो फिर उसको बेचा जाएगा। The sale proceeds will then be distributed as per section 111. तो जो उसकी अमाउंट होगी उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाना वो हमने सेक्शन 111 के अंदर देखा कि वो तमाम ओनर्स के अंदर तकसीम होगा जितने भी वहाँ पे उसके इंटरेस्टेड लोग होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 8 ख़त्म हुआ। अगर कोई मुझसे पूछे कि ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो ये उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है और ये सबसे लेंथी भी है, चैप्टर 8 जो था। बाकी आगे जो हैं इतने मुश्किल नहीं है, इस चैप्टर को आप जितना अच्छे से कर सकते हैं करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्लाह हाफ़िज़।